वेलकम स्टूडेंट्स। आज फिर से लाल क्लासेस कंसेप्ट स्कूल के वर्चुअल प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। ये जो वीडियो बन रहा है वो हमारे नए स्टूडेंट्स के लिए है जो जिनका एंट्री हमारे यहाँ इसी बार हुआ है 7A, B, C एंड गर्ल्स ब्रांच। और आप लोग को जो बुक्स प्रोवाइड किया गया है 7 क्लास का वो ये साइंस का बुक है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अलग अलग वीडियो आपके पास जाएगा और असाइनमेंट्स भी जाएगा, तो उसको आप करेंगे। मेरा नाम नीलाभ चंद्रायन है, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और भी सर आएंगे जो आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाएंगे। आज अभी कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 सबको आपको पता है, इस बार का स्ट्रेन और पिछले बार से ज़्यादा ताकतवर है, तो हम लोग को थोड़ा बच के रहना है। तो अभी जितना कोशिश करना है कि इसको वीडियो को बार बार देखें आप लोग, एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा देखें। और चैट बॉक्स है आपके पास अवेलेबल, आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उस चैट बॉक्स में लिख के आप डाल सकते हैं। उसमें आप एक्स्ट्रा चैट नहीं करें, आप सिर्फ उसका इस्तेमाल करें क्वेश्चन पूछने में, तो उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस बुक्स को के ही अनुसार से चलेंगे। इसमें सबसे पहला चैप्टर हीट है और तब मोशन है, तो हम लोग हीट पहले पढ़ेंगे तब मोशन पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ी बातें साइंस की होनी चाहिए, उसके बाद फिजिक्स की होनी चाहिए और तब आगे चल के हम लोग आगे और भी करेंगे। जैसे जैसे चीजें आएंगी वैसे वैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं साइंस से। तो जैसा कि साइंस से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, तो साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक नॉलेज। साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक नॉलेज। क्या होता है? हम कह सकते हैं कि साइंस इज सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट एनीथिंग, या हम यहां नेचर लिख सकते हैं। नेचर हम लोग जानते हैं, प्रकृति, नेचर जो होता है वो हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, सारी चीजें, सारे थिंग्स जो है नेचर कहलाता है हमारा, जो हमारे चारों ओर लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। तो साइंस इज सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट एनीथिंग। या सिस्टमैटिक नॉलेज क्या है, या सिस्टमैटिक स्टडी भी कर सकते हैं हम लोग, सिस्टमैटिक स्टडी। साइंस जो है सिस्टमैटिक स्टडी है, सिस्टमैटिक नॉलेज है किसी चीज के बारे में या नेचर के बारे में, प्रकृति, किसी चीज में जो है प्रकृति में। तो सबसे पहले मतलब समझने का चीज क्या है कि साइंस जो है यहां सिस्टमैटिक क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज या सिस्टमैटिक स्टडी का क्या मतलब है। सबसे पहला मेरे मन में सवाल आता है, हम नेचर का मतलब तो समझ गए, लेकिन सिस्टमैटिक का मतलब, तो कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक हियर। तो अगर हम आपसे सवाल करें, हम आपसे सवाल करते हैं कि हम आपको एक सिस्टमैटिक स्टूडेंट कब कहेंगे, आपको हम एक सिस्टमैटिक स्टूडेंट कब कहेंगे? तो इसका सरल जवाब, सबसे सिंपल और सबसे अच्छा जवाब होगा कि जब आप डिसिप्लिन होंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, अनुशासित रहेंगे। तो वही चीज यहां भी है कि सिस्टमैटिक का यहां पर जो मतलब है कि एक डिसिप्लिन से, एक डिसिप्लिन से। तो सिस्टमैटिक का मतलब अनुशासन से। तो क्या है? तो सिस्टमैटिक मीन्स टू फॉलो some well defined steps to study anything। किसी भी चीज के बारे में
स्टडी करने के लिए, एक डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए, जिस तरह से हम एक अनुशासित स्टूडेंट कब कहे जाएंगे कि जब आप टाइम के बड़े पाबंद होंगे, समय के अनुसार से चलेंगे, क्लास में एकदम समय से पहुंचेंगे, सारे कार्यों को समय से करेंगे, मतलब एक डिसिप्लिन। तो उसका सिस्टमैटिक मींस, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, तो टू फॉलो सम, कुछ आपको फॉलो करना है, सम वेल डिफाइंड स्टेप्स, कुछ स्टेप्स निर्धारित किए गए हैं, सीढ़ियां निर्धारित किए गए हैं कि सबसे पहले यहां, सबसे पहले यहां, टू स्टडी एनीथिंग, यानी किसी भी चीज के स्टडी करने के लिए कुछ स्टेप्स बनाया गया है। तो फिर आता है नेक्स्ट सवाल आता है हमारे मन में कि व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स, कि वो स्टेप्स क्या है, कौन कौन सी चीजें निर्धारित की गई हैं साइंस के स्टडी। तो व्हाट आर द स्टेप्स, तो सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है, ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1। तो ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है, तो अगर हिंदी मीनिंग में जाए तो ऑब्जर्वेशन मतलब देखना, कोई चीज का अध्ययन मतलब देखना, ऑब्जर्व करना, लेकिन वैसा यहां कोई मीनिंग नहीं है, यहां उसका डिफिनीशन है ऑब्जर्वेशन का। आप एग्जांपल हम आपको लेते हैं कि इस क्लासरूम में लाइव क्लास, मान लीजिए ऑफलाइन क्लास चल रहा होता, सारे स्टूडेंट्स बैठे होते और ये बल्ब फ्यूज हो जाता, यहां पर बल्ब लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, ये बल्ब फ्यूज हो जाता है, ये हमारा नेचर है, नेचर में ये नॉन लिविंग थिंग्स है, बल्ब फ्यूज हो जाता है। तो क्या होता सिंपल कि एक हम कहते अटेंडेंट को, वो दूसरा बल्ब लाके चेंज कर देता, बल्ब फिर फ्यूज हो जाता, फिर चेंज हो जाता, बल्ब फिर फ्यूज हो जाता, फिर फ्यूज हो जाता, फिर फ्यूज हो जाता। तो बल्ब अगर बार बार फ्यूज हो जाता तो हमारा ध्यान वहां जाता कि आखिर बल्ब क्यों फ्यूज हो जाए, आखिर क्यों। जैसे ही ये ध्यान जाता, जैसे ही हम ये सोचते, जैसे ही हम ये सोचते, थिंक करते कि क्यों, कैसे, जैसे ही मन में ये सवाल आता हाउ, भाई, कैसे, वैसे ही वो ऑब्जर्वेशन हो जाता, वैसे ही वो ध्यान में आ जाता। तब ये ऑब्जर्वेशन के अंदर आता कि हम ये ऑब्जर्व कर लिए, हमारा टेंशन उधर हो गया, इंटेंशन हो गया कि ये बल्ब क्यों फ्यूज हो रहा है। तो जब कोई नेचर में कोई घटना घटता है, कोई फेनोमेना आकर होता है, कोई इवेंट होता है, अगर वो एक बार होता है तो किसी के नजर में नहीं आता, लेकिन अगर वो घटना बार बार घटता है तब वो स्टडी के अंदर लाया जाता है, तब वो ऑब्जर्वेशन कहलाता है। तब वो क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन। यानी पेड़ से जब सेव जो था वो बार बार नीचे गिरा था, दिन रात बार बार हो रहा था, हवा बार बार चल रही थी, तब लोगों का ध्यान उधर गया और उनका स्टडी वो किए। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंस इज ऑब्जर्वेशन, कि हम कहते हैं कि व्हेन ए फेनोमेना इज continuously occurring in nature, then it is brought in our consideration, तब ये हमारे कंसिडरेशन में लाया जाता है, नोन एज ऑब्जर्वेशन। तब इसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। वो ऑब्जर्वेशन नहीं कि किसी चीज को देख लिए और वो ऑब्जर्वेशन। जब कोई घटना बार बार घटता है तब वो हमारे ध्यान में लाया जाता है, हमारे स्टडी में लाया जाता है, तब हम उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब आते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप था, ऑब्जर्व कर लिया, हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गया, एक सिचुएशन आ गया, एक घटना आ गया, इवेंट आ गया, हमारे मन में सवाल भी हो गया कि हम ऑब्जर्वेशन कर लिए। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे पेचकस उठाएंगे और खोलना शुरू कर देंगे बल्ब को, बल्ब के सॉकेट को और वगैरह वगैरह को? जी नहीं। हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, ये साइंस स्कॉलर्स हैं, साइंस के स्टडी करने वाले हैं, हम लोग जानते हैं अपने साइंस को, अपने साइंस के सिस्टम को जानते हैं। तो हम लोग पहले बैठेंगे और सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है, व्हाट आर द प्रोबेबल रीजंस, व्हाट आर द प्रोबेबल काउज, क्या कारण हो सकते हैं इस हो रही घटनाओं के लिए।
ये जो बल्ब बार बार फ्यूज हो रहा है उसका क्या रीजन हो सकता है? तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, 2 3 4 स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। हमारे ये स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबकी राय अलग अलग हो सकती है। हम उसको लिखेंगे, हम उसको क्या करेंगे, लिखेंगे कि ऐसा हो सकता है। कोई कहेगा मान लीजिए बल्ब ही खराब हम ला रहे हैं, कोई कहेगा सॉकेट खराब है, कोई कहेगा वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस है, कोई कहेगा कुछ और, कोई कहेगा शॉर्ट सर्किट हो रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें निकल के आएगी। तो हम इसको लिखेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे और ये स्टेटमेंट कहा जाएगा हाइपोथेसिस। यानी जो सेकेंड स्टेप, इसके बाद का जो स्टेप है, स्टेप 2 इज हाइपोथेसिस। मतलब इसको हम लोग ऐसे कहेंगे हाइपोथेसिफिकेशन, हाइपोथेसिफिकेशन ऐसा कुछ कहेंगे कि मेकिंग ऑफ हाइपोथेसिस, मेकिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऐसा कुछ कहेंगे, मेकिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये हाइपोथेसिस क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम लिखेंगे, इधर ये साइंस हम लोग लिख चुके हैं, इसको हम दिखा देते हैं। हाइपोथेसिस क्या है? तो हम कहते हैं कि वो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स है जो उस फेनोमेना के बारे में बताया गया है, उस घटना के बारे में बताया गया है। ये जो हाइपोथेसिस है, यहां से आते हैं, ये ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स which may be the probable cause or explanation about the phenomenon। यानी ये उस घटना के बारे में, जो घटना बल्ब फ्यूज हो रहा था बार बार, या इस तरह का बहुत सारा घटना, हवा चल रही है वगैरह वगैरह, जो भी चीजें हैं ब्ला ब्ला ब्ला। तो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट मतलब वो स्टेटमेंट जो है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, अभी हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमारे अनुसार से वही संभावित काउज है, संभावित कारण है उस एक्सप्लेनेशन का। किसके एक्सप्लेनेशन का? तो उस फेनोमेना का, जो घटना घट रहा था उसके एक्सप्लेनेशन का ये संभावित कारण है। ये सब जो हम स्टेटमेंट बोल रहे थे, है ना, कि बल्ब फ्यूज हो रहा था तो क्यों हो रहा था, बहुत सारे स्टेटमेंट, एक पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट कि वी आर, हम लोग ला रहे हैं ब्रिंगिंग लो क्वालिटी बल्ब, ऐसा कुछ ला रहे हैं। वी आर सॉकेट खराब है, मतलब सॉकेट डैमेज है, और बहुत सारा की शॉर्ट सर्किट हो रहा है, बहुत सारा की वोल्टेज ज्यादा हो रहा है, बहुत सारा स्टेटमेंट हो सकता था। तो ये सब चीजें निकल के आएगी कि हमको इन सब चीजों पे काम करना है। यह हाइपोथेसिस का क्या मतलब, क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि हमको एक रास्ता मिले कि हमको किस रूप में काम करना है, कैसे हम उस पर वर्क करेंगे, कैसे हम उस पर रिसर्च करेंगे। रिसर्च वही बात है, साइंस, रिसर्च जहां कर रहा है वो साइंस है। तो नाउ इज द थर्ड स्टेप्स आते हैं हम लोग। तो अब हम इसको चेक करना शुरू करेंगे, टेस्टर उठाएंगे, पेचकस उठाएंगे, खोलना शुरू करेंगे। अब ग्रुप में बैठ के भी कर सकते हैं, एक साथ सारा काम कर सकते हैं, है ना, जैसे भी सहूलियत हो, ज्यादा लोग हैं तो ग्रुप में बैठ जाएंगे। तो नाउ इज द नेक्स्ट इज द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्ट करते हैं, यानी इसी को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप इज एक्सपेरिमेंटेशन, मींस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। यानी बारी बारी से हम हाइपोथेसिस को चेक करेंगे, अपने ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को। आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जितनी भी चीजें हैं, और आप जैसे कहीं कहीं देखेंगे लिखा रहेगा एवोगाड्रो हाइपोथेसिस कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये समझ लीजिएगा कि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। ये हाइपोथेसिस मतलब है कि एक स्टेटमेंट है जो सही है, इसलिए सब लोग मान लिए, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अभी तक नहीं आया है, इसलिए वो यहां से आगे नहीं है, हाइपोथेसिस ही उसके आगे लगा हुआ है। तो ये सब चीजें आप समझ लीजिएगा। अब एक्सपेरिमेंटेशन के बाद क्या होगा, बारी बारी से ये चीजें कटनी शुरू होंगी, हम लोग चेक करना शुरू करेंगे, है ना। तो चेक करना शुरू होंगे तो जो सही आएगा उसमें सही आएगा, बाकी सब चीज क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। तो जब गलत के बाद जो ट्रू स्टेटमेंट बाहर निकल के आएगा,
ये ट्रू स्टेटमेंट बाहर जो निकल के आएगा, नाउ द फोर्थ स्टेज, इसको हम लोग थ्योरी कहेंगे। और जब ये ट्रू स्टेटमेंट बाहर निकल के आ जाएगा और जब ये अगेन ट्रू स्टेटमेंट ये थ्योरी कहलाएगा। लेकिन ये सब किसके पास पता है? अभी सिर्फ हम लोगों को पता है ये बात, अभी बाहर वाले लोगों को ये बात नहीं पता चली है। तो बाहर वाले लोग भी आप कहेंगे तो नहीं मान लेंगे, वो अगेन चेक करेंगे, अगेन एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी ये अगेन एक्सपेरिमेंट में जाएगा। ये थ्योरी जो है वो अगेन एक्सपेरिमेंट में जाएगा और ये नेक्स्ट स्टेप होगा 5 नंबर के एक्सपेरिमेंटेशन में जाएगा। और तब अगेन ये ट्रू अगर सब लोग मान लिया तब ये लॉ बन जाएगा, तब ये 6 नंबर क्या बन जाएगा? लॉ। और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड हो जाएगा। आप देखते होंगे बहुत जगहों पर थ्योरी लिखा रहता है, बहुत जगह लॉ लिखा रहता है ना। तो जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है वो लॉ है ना। जो लोकली एक्सेप्टेड है मतलब वो कहीं कहीं पर चीजों पे चलता है और बहुत सभी जगहों पे नहीं चलता है, तो वहां पर वो थ्योरी ही रहता है। तो ये सब चीजें हैं साइंस की, है ना। ये साइंस का पूरा स्टेप है, साइंस हम लोग ऐसे ऐसे फॉलो करते हैं। तो जब भी आप समझें कि व्हाट इज साइंस, तो आप वहां कहेंगे कि साइंस इज सिस्टमैटिक स्टडी, और वहां पर आप इस पे जोड़ देंगे कि व्हाट इज द सिस्टमैटिक मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक। सिस्टम से यानी कोई फॉलो होना चाहिए, कोई स्टेप्स, कोई नियम, कोई कानून, है ना। कुछ स्टेप्स फॉलो होने चाहिए जो डिफाइंड है, यही, और दूसरा कुछ नहीं, है ना। तो इसी को हम लोग साइंस कहते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं साइंस के बाद अपने फिजिक्स पे। बाकी केमिस्ट्री और सब्जेक्ट्स जो होंगे वो और सर पढ़ाएंगे, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। अब हम लोग आगे आते हैं साइंस के बाद अपने फिजिक्स में। इसमें अगर हम बात थोड़ी सी कर लें कि केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर है, केमिकल है। तो स्टडी ऑफ मैटर इसको प्योर साइंस कहते हैं। इसमें जो होगा वही पढ़ना, जो नहीं होगा वो नहीं पढ़ेंगे। जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनता है तो वाटर ही बनेगा, और एक और सब्सटेंस बनता है H2O2, तो कोई तीसरा सब्सटेंस, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं उसको, तो कोई तीसरा सब्सटेंस नहीं बनेगा। अगर दो ही बनता है तो दो ही बनेगा, और दो ही आप पढ़ेंगे, कोई तीसरा आप अपने मन से नहीं पढ़ लेंगे, या कोई ऐसा ही नहीं बोल देगा कि ये भी बन सकता है। अगर होगा तो पढ़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे। और बायोलॉजी को तो आप जानते हैं कि लाइफ साइंस कहा जाता है, लाइफ साइंस कहा जाता है। इसमें आप बॉटनी और जूलॉजी, प्लांट के बारे में और एनिमल के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, वो भी बहुत ब्रॉड क्षेत्र है, ब्रॉड है। उसके जो सर आएंगे वो आपको पढ़ाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। हम लोग अपने फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स को नेचुरल साइंस कहा जाता है, नेचुरल साइंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्टडी नेचर का स्टडी करता है, और प्लस प्योर साइंस केमिस्ट्री में जो होगा वही पढ़ेंगे। लेकिन फिजिक्स में हम लोग इधर उधर की बातें करते हैं, कल्पना की भी बातें करते हैं फिजिक्स में, है ना। आप नाम सुने होंगे आइंस्टीन का, जिनके आप नाम सुने होंगे क्वांटम मैकेनिक्स का, जो सारी बातें कल्पना में ही है ना। तो फिजिक्स में आते हैं बात नेचुरल साइंस की, मतलब हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ नेचर है, स्टडी ऑफ नेचर, मतलब नेचर में हम क्या स्टडी करें, तो नेचुरल फिनोमेना, यानी प्रकृति में हो रही घटनाओं का स्टडी है फिजिक्स, स्टडी ऑफ नेचर। तो नेचर मतलब प्रकृति, क्या स्टडी करना है, प्रकृति का हमको देखना है तो नहीं, नेचर में जो हो रही घटनाएं हैं, हवा मान लीजिए कि जैसे घटना कौन कौन सा है, विंड इज ब्लोइंग, सन इज राइजिंग, गर्मी होता है, कोल्ड होता है ना, बारिश सारी चीजें, मोशन है ना, गति है, बहुत सारी चीजें है ना, इलेक्ट्रिसिटी है। तो बहुत सारी चीजें हैं नेचर में जिसका स्टडी हम लोग फिजिक्स में करेंगे, मतलब स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। फिर हम लोग कहेंगे स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर,
मतलब वो उसी बातों को दूसरे तरीके से, लॉज ऑफ नेचर, सारी चीजें एक ही चीज है। अब नेचर में जो होने वाली घटनाएं हैं वो किनसे गाइड होती हैं? तो लॉज ऑफ नेचर से, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि कोई भी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में आप सुने होंगे कि जैसे अर्थ किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है ना? तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसमें मास है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसमें मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मतलब कि सॉरी, ये इसको अट्रैक्ट करता है और ये इसको अट्रैक्ट करता है, मतलब ये इस पे फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्शन, और ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, ये भी अपनी ओर खींच रहा है। यानी दोनों फोर्स जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है कि अगर ये इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो और ये भी उस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, यानी दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है। तो कहता है स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। उसी तरह से बहुत सारे न्यूटन्स लॉ है मोशन का, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, इस सब के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इन सब से लॉज, जो नेचर में होने वाली घटनाएं हैं वो इन्हीं सब से गाइड होती है। तो एक्चुअली में हम लोग फिजिक्स में क्या करेंगे? तो स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर करेंगे, यानी प्रकृति के नियमों का स्टडी करेंगे, जिस नियम से प्रकृति गाइड होती है। तो अब स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर मतलब, जैसे अब बिना लॉज ऑफ ग्रेविटेशन बोल रहे थे तो यहाँ फोर्स की चर्चा आया, फोर्स का आया चर्चा, मास का चर्चा आया, डिस्टेंस भी आता है यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर जब न्यूटन्स लॉ बोले तो फोर्स बोले, मास बोले, एक्सेलरेशन बोले, और भी बहुत सारी चीजें। तो हम लोग कहते हैं फिजिक्स को a study of those quantities which explains laws of nature। यानी हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ दोज क्वांटिटीज व्हिच एक्सप्लेन्स लॉज ऑफ नेचर, यानी हम वैसे क्वांटिटी का स्टडी करते हैं। क्वांटिटी मतलब, क्वांटिटी का अगर हिंदी बोले ना तो राशि होता है, राशि, लेकिन इससे आपको उतना समझ में नहीं आएगा। आप क्वांटिटी मतलब समझे, अभी बता रहे हैं आपको क्वांटिटी मतलब, तो अभी आगे वाले डेफिनेशन में स्टडी ऑफ दोज क्वांटिटीज, वैसे क्वांटिटी की स्टडी व्हिच एक्सप्लेन्स लॉज ऑफ नेचर, यानी जो कि एक्सप्लेन करते हैं, मतलब जो कि विवरण, जो कि विस्तार देते हैं लॉज ऑफ नेचर के, प्रकृति में जो नियम है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ, उनको जो क्वांटिटी, जैसे यहां पर देखिए क्वांटिटी कौन है? फोर्स है, यहां कौन है? मास है ना? मास है, एक्सेलरेशन, ये सब क्वांटिटीज है, ये सब क्या है? तो इनका स्टडी करते हैं, जो इस लॉ ऑफ नेचर को डिफाइन करते हैं, उसको विस्तार करते हैं ना। और ये जो क्वांटिटी है, ये जो दो क्वांटिटी है, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, वो हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशि, है ना? तो फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटीज वैसे ही, ये जो क्वांटिटी हम लोग कह रहे थे कि दोज क्वांटिटीज which can be measured, which can be measured, यानी वैसे क्वांटिटी जिनको नापा जा सके, वो फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में आते हैं। जैसे अगर हम बोले मास, तो हमको हमारे मन में आता है कि हम मास नापते हैं, 2 केजी, 3 केजी, 10 केजी, 15 केजी हम सब्जी खरीद के लाते हैं, चीनी खरीद के लाते हैं। कोई क्या वॉल्यूम, तो हाँ, दूध खरीद के लाते हैं 1 लीटर 2 लीटर, वॉल्यूम नापते हैं। लेंथ, हमारा हाइट, सब। तो जितने भी चीजें हैं, टाइम, मास, लेंथ, है ना, टेम्परेचर, जितनी भी चीजें हैं जो हम नापते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम नाप सकते हैं। बहुत सारी चीजों को हम नाप नहीं सकते हैं। हम आपके फीलिंग्स को नाप सकते हैं, फीलिंग्स को नहीं, फीलिंग्स को नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। आपके इंटेलिजेंस को नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। तो ये सब क्वांटिटी फिजिकल, हालांकि आप तो IQ वगैरह आता है, लेकिन वो सब चीजें स्टैटिस्टिकल होती है, वो सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी
वैसे क्वांटिटीज होते हैं, तो क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसको नापा जा सके। जैसे आपका ये मास हो गया, एग्जांपल में फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल मास, टाइम, लेंथ, है ना, हाइट, टेम्परेचर, बहुत सारी चीजें हो सकती है। टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजों का नाम हम लोग सुने भी होंगे, है ना। तो अब कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे कि स्टडी ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, मतलब तो इनका स्टडी करेंगे, मतलब क्या करेंगे, तो कहीं करेंगे, कहीं पर हम लोग फोर्स को मेजर करेंगे, कहीं मास को मेजर करेंगे, कहीं टाइम को मेजर करेंगे, कहीं लेंथ को मेजर करेंगे। तो जो सबसे सिंपलेस्ट और सबसे अच्छा डिफिनीशन मेरे हिसाब से, ये सारा तो डिफिनीशन है ही, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे आसान भी है याद रखना और सबसे एक्यूरेट भी है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट। यही आप भी याद रखेंगे, स्टडी ऑफ मेजरमेंट, स्टडी ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स जो है वो मेजरमेंट का स्टडी है, माप का स्टडी है। तो ये सारी चीजें हैं और इसी को आपको याद रखना है, इन सब चीजों को समझना है, ध्यान में रखना है। लेकिन ये सब चीजें माइंड में ना भी रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात माइंड में रहनी चाहिए कि माप का ही स्टडी है फिजिक्स, यानी सब चीज को नापने का ही स्टडी है फिजिक्स। तो हम थोड़ा साफ कर लें। और जब माप की बात आ गई है तो थोड़ी सी बात होगी, अब आपके बुक्स के ही अनुसार हम लोग हीट पहले शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा साइंस का चर्चा चला है और माप का चर्चा चला है। तो मापने के लिए सबसे पहले हम लोग मापते हैं 2 kg। तो kg क्या होता है? यूनिट होता है, इसको यूनिट बोलते हैं। 10 मीटर, मीटर क्या है? यूनिट है ना। तो ये सब चीजें क्या है, तो सब थोड़ा सा हम बात यूनिट की भी कर लें, तब आगे बढ़ेंगे कि क्या है यूनिट। तो यूनिट क्या है, आपको क्या लगता है? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। आप क्या देखते हैं? अपना स्केल उठाते हैं आप, तो आप अपना स्केल में क्या देखते हैं? एकदम से इक्वल इक्वल डिवीजन किया रहता है। तो जब इक्वल इक्वल डिवीजन किया रहता है तो ये 0 होता है, तो ये 1 सेंटीमीटर होता है, ये 2 सेंटीमीटर होता है, मतलब इससे दुगना होता है। ये अगर मान लीजिए 1 गुना है तो ये 2 गुना होता है, तो 2 सेंटीमीटर। फिर 3 गुना जहां होता है वो कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग मेजर कर रहे होते हैं, इसका मतलब क्या कर रहे होते हैं? मतलब कंपैरिजन कर रहे होते हैं एक खास स्केल से, खास स्टैंडर्ड से, कि उससे कितना गुना ज्यादा है या कितना गुना कम है। यानी जब हम बात करें 1 मीटर की, जो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर की, और तो हम बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर। यानी अगर कोई चीज 1 मीटर लंबा है और इसको हम 100 इक्वल भाग में बांटते हैं, कितने भाग में बांटते हैं? 100 इक्वल भाग में बांटते हैं, तो जो सबसे छोटा स्मॉल है वो 1 सेंटीमीटर का रहेगा, 1 सेंटीमीटर का रहेगा। तो जब भी हम मेजर कर रहे होते हैं, मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो एक कंपैरिजन कर रहे होते हैं कुछ स्टैंडर्ड स्केल से। स्केल मतलब कुछ वैसा चीज जो डिफाइन किया गया है पहले से। स्केल कि जैसे 1 मीटर स्केल डिफाइन किया गया कि 1 मीटर इतना ही को कहा जाएगा, न इससे ज्यादा को कहा जाएगा ना कम को कहा जाएगा। तो साइंटिस्ट लोग मिलकर बना दिया है कि इतना ही को कहेंगे, इससे ना ज्यादा को कहेंगे ना कम को कहेंगे। तो हम यूनिट किसको कहते हैं? हम यूनिट उसी स्केल को कहते हैं। यानी कहता है कि फॉर एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट, एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट, certain standards are fixed, certain standards are fixed, called unit, called unit। कहता है कि एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट सर्टेन स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड कॉल्ड यूनिट। कहता है किसी भी मेजरमेंट के लिए, किसी भी प्रकार के माप के लिए एक सर्टेन निश्चित स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है, और फिक्स किया गया है, उसको हम यूनिट कहते हैं। ये सर्टेन स्टैंडर्ड, निश्चित स्टैंडर्ड क्या है? यहां स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या है?
यहां स्टैंडर्ड कहने का मतलब फिक्स्ड क्वांटिटी से, फिक्स्ड क्वांटिटी कहने का मतलब क्या करिए, इतना लंबा है फिक्स कर लिए कि इसको हम 1 मीटर कहेंगे, इसके 100 पार्ट को 1 सेंटीमीटर कहेंगे, यानी इसके 100 पार्ट को जो इतना मीटर लंबा किया है उसके 100 पार्ट को 1 सेंटीमीटर कहेंगे और इतने लंबे को 1 मीटर कहेंगे। कहीं बदला नहीं जाएगा, इतना ही लंबा होगा तभी हम 1 मीटर कहेंगे, इससे छोटा और बड़ा होगा तो हम 1 मीटर नहीं कहेंगे। ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया गया। आपको कहा गया, हम कहे कि आप जाइए और 3 दुकान से 1 किलोग्राम चीनी खरीद के लाइए। एक दुकान आपके पास ए है, एक शॉप, बी शॉप है और एक तीसरा सी शॉप है। इससे भी आप गए 1 किलोग्राम चीनी खरीद के लाए, इससे भी गए 1 किलोग्राम चीनी खरीद के लाए और इससे भी गए 1 किलोग्राम चीनी खरीद के लाए। क्या अगर हम मान के चलें कि कोई भी दुकानदार बेईमान नहीं है, सारे ने स्टैंडर्ड मानक का पालन किया है, स्टैंडर्ड का पालन किया है, तो क्या होगा? चीनी का अमाउंट अलग अलग होगा कि चीनी का अमाउंट फिक्स होगा, जितना चीनी कहां से लाएंगे उतना ही चीनी यहां से होगी। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि इतना ही एक बटखारा होता है सबके पास, सबको पता है कि यही 1 किलोग्राम है, नहीं इससे ज्यादा नहीं इससे कम। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम कपड़ा खरीदने गए, 1 मीटर 1 मीटर कपड़ा खरीद के लाते हैं तो सबको पता है कि इतना ही लंबाई को 1 मीटर कहते हैं, ना इससे छोटा कहते हैं ना इससे बड़ा कहते हैं, इसलिए कपड़े की लंबाई सेम रहेगी। तो यही स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब फिक्स क्वांटिटी, सबको पता है कि फिक्स है ना, इतना ही को 1 मीटर कहेंगे, ना इससे ज्यादा को कहेंगे ना इससे कम को कहेंगे। तो ये यूनिट है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हो ही, है ना, बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज भी होते हैं जिनका यूनिट नहीं होता है, वैसे भी क्वांटिटीज से हम लोग मिलेंगे जिनका यूनिट नहीं होता है, तो वो यूनिट लेस क्वांटिटी कहे जाते हैं। तो ऐसे भी क्वांटिटी हैं। तो हम लोग इस चर्चा को आज यही विराम देते हैं और कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे और आपका जो फर्स्ट टॉपिक है हीट, इसको आप लोग पढ़ के रखेंगे ताकि जब हम पढ़ा दें तो आप प्रॉब्लम पूछ सकें कि जो चीज़ें नहीं समझ में आई हो, है ना। तो ये आज से सिलसिला शुरू हो गया, कंटिन्यू रहेगा जब तक कि ऑफलाइन क्लास शुरू ना हो जाए। धन्यवाद।